हेलो गाइस, वेलकम टू व्यास आईएएस। माय नेम इज आयुष मेठी। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। ठीक है। हमने ग्रीन बॉन्ड्स तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे ब्लू बॉन्ड्स। ब्लू बॉन्ड क्या होते हैं? ग्रीन बॉन्ड्स का एक सब टाइप होते हैं। ब्लू बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड का एक सब टाइप ही होते हैं। जहां पे अब ग्रीन बॉन्ड में जनरली क्या होता है? ग्रीन बॉन्ड्स यूज आते हैं आपके ग्रीन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए। ब्लू बॉन्ड जो होते हैं वो यूज में आते हैं मेरीन सेक्टर को सपोर्ट सपोर्ट करने के लिए। जो वाटर वाला सेक्टर आपका फिशरीज प्रोजेक्ट है, क्योंकि फिशरीज जो है वो मेरीन जो सेक्टर है वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, तो ब्लू बॉन्ड एक सब टाइप है ग्रीन बॉन्ड का। और शेचेल्स ने सबसे पहले इशू किया था दुनिया का पहला ब्लू बॉन्ड। किसने इशू किया था? शेचेल्स ने सबसे पहले इशू किया था दुनिया का सबसे पहला ब्लू बॉन्ड। ये आपको याद रखना है। ठीक है। ESG बॉन्ड्स, इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस, ये टर्म बहुत फेमस हुआ है हाल के कुछ सालों में। ये एक टर्मिनोलॉजी है जो ओवरऑल सिग्निफाई करती है इन्वायरमेंट वाले सेक्टर को, सोशल वाले सेक्टर को और गवर्नेंस को। ठीक है, तो इनके जो बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड उन प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं जिसमें इन्वायरमेंट और सोसाइटी का ध्यान रखा जाता है। ठीक है। जनरली ESG बॉन्ड्स इन प्रोजेक्ट्स को ही सपोर्ट करते हैं। तो आप अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो डायरेक्टली आप सोसाइटी और इन्वायरमेंट की कंट्रीब्यूशन में सपोर्ट कर रहे हैं। कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड, वॉर टाइम है, कोई डिजास्टर हो गया, तब कैटास्ट्रोफ बॉन्ड यूज में आता है। गवर्नमेंट या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इसको इशू कर सकती है। और इन्वेस्टर इसमें जो भी पैसा लगाता है उसमें उसको बहुत ज्यादा एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलती है। क्यों? क्योंकि जब भी डिजास्टर होता है, जब भी कोई वॉर वगैरह हो रहा है, तो उस टाइम पे बहुत कम ही लोग होते हैं जो पैसा लगाने के लिए रेडी रहते हैं। तो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा ही दी जाती है। अगर अब इस जनरली क्या होता है इन बॉन्ड में कि ये एक बेट होती है कि अगर डिजास्टर हुआ तो प्रिंसिपल रिटर्न नहीं होगा, अगर डिजास्टर नहीं हुआ तो प्रिंसिपल रिटर्न हो जाएगा। ये कंडीशन रहती है। कंसोल बॉन्ड क्या होता है? कंसोल एक तरीके का शॉर्ट फॉर्म होता है कंसोलिडेटेड एनुअलिटी एन्युइटीज का। मतलब इनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, ये परपेचुअल होते हैं। परपेचुअल मतलब परमानेंट, हमेशा चलते रहते हैं। इनकी कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता। जनरली बॉन्ड क्या होता है कि 100 रुपए का बॉन्ड है, 10 साल बाद मैच्योरिटी हो जाएगी, 10 साल बाद जिसने इन्वेस्ट किया था उसको 110 रुपए मिल जाएंगे। तो अब ये 10 साल की मैच्योरिटी पीरियड चाहिए 110 रुपए होने के लिए, बट इसमें कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता। इसमें कोई भी कोई फिक्स डेट नहीं होती कि इसके बाद बॉन्ड का पैसा मिल जाएगा प्रिंसिपल के साथ। इसमें परमानेंट इंटरेस्ट रेट मिलती रहती है। समझ रहे हो आप? जब आपको 100 रुपए आप इन्वेस्ट करते हो, 10 साल बाद आपको 110 मिलते हैं, तो वो 100 रुपए प्रिंसिपल होता है और 10 रुपए आपका इंटरेस्ट रेट होता है। इसमें आपको कभी प्रिंसिपल वापस नहीं मिलता है। इसमें हमेशा के लिए आपको 4.5% तक इंटरेस्ट मिलता रहता है, इनफाइनाइट टाइम पीरियड। और प्रिंसिपल कभी वापस देते नहीं है। ठीक है। इरिडीमेबल बॉन्ड होते हैं ये, समझ आया? इसलिए इनको इरिडीमेबल बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि इनका जो प्रिंसिपल है वो वापस नहीं दिया जाता, है ना। लेकिन क्या होता है कि कई बार जरूरत ऐसी आ जाती है कि गवर्नमेंट को उनको रिडीम करना ही पड़ता है, प्रिंसिपल देना ही पड़ता है। इनिशियल क्लोज तो ये होता है कि इन बॉन्ड्स में कोई प्रिंसिपल आप रिपे नहीं करोगे, बट कई बार गवर्नमेंट रिडीम भी कर देती है। तो जो प्रिंसिपल है वो याद रखिएगा। कंसोल बॉन्ड को बाकी बॉन्ड से क्या अलग करते हैं? कंसोलिडेटेड एनुइटीज। एनुइटीज हर साल उनको वो पैसा जा रहा है। नो मैच्योरिटी पीरियड, परपेचुअल बॉन्ड होते हैं। कंसोल बॉन्ड परपेचुअल बॉन्ड होते हैं, कोई मैच्योरिटी पीरियड इनका नहीं होता है। ठीक है। एलिफेंट बॉन्ड क्या होता है? एलिफेंट बॉन्ड जनरली लाए गए थे, बहुत पहले का करंट अफेयर है, बहुत पहले लाए गए थे जब ये सोच के कि एलिफेंट बॉन्ड से हम लोग जो करप्शन वाली मनी है वो लाके बॉन्ड में इन्वेस्ट करवा के, मतलब जो कर जितने भी लोग करप्ट मनी रख रखे हैं, 2 नंबर का पैसा अपने पास रख रखे हैं, सरकार ने एलिफेंट बॉन्ड इशू किए थे कि आप इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करो। ये जो बॉन्ड है ये हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाले या किसी में भी इन्वेस्ट कर देंगे इसका पैसा, और आपको कुछ रिटर्न भी मिल जाएगा। बट जनरली लोगों ने नहीं किया डर के मारे। और फायदा ये होता कि अगर आप एलिफेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो अपना 2 नंबर का पैसा या ब्लैक मनी, तो सरकार कुछ नहीं करेगी, कुछ पैसा बस काट लेगी टैक्स वैक्स का, और आपका पैसा इन्वेस्ट ही कर देगी। बट इससे भी कुछ फायदा हुआ नहीं। ये रिकमेंड हुआ था सुरजीत भल्ला कमेटी के द्वारा। तो वो सुरजीत भल्ला कमेटी का एक तो आपको याद रखना है कि ये बनी थी आपकी टू इम्प्रूव इंडिया शेयर इन ग्लोबल ट्रेड। इंडिया का ओवरऑल ट्रेड इंप्रूव हो इसके लिए बनी थी। तो उसमें एक रिकमेंडेशन ये था कि एलिफेंट बॉन्ड आप निकाल के लेके आओ।
ठीक है। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड क्या होते हैं? वो बॉन्ड जिसमें अगर आप पैसा लगाते हो, पैसा आपके सोसाइटी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होता है, वो पैसा सोसाइटी में जाके, वो सोसाइटी के प्रोजेक्ट्स में जाके लगता है। जैसे सिडबी ने इशू किया था 300 करोड़ का सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड वुमेन के लिए, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और इन सब की मदद से। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है। जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट तो मैंने आपको बताया है कि जनरली नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसको इशू करते हैं, एनजीओ इशू करते हैं सोशल सर्विसेज के लिए। ये क्या होता है, ना तो प्रिंसिपल होता है ना इंटरेस्ट इनका रेट रिपे होता है, ना तो इनका प्रिंसिपल होता है ना इंटरेस्ट होता है, बस ये डिस्काउंटेड रेट वाले होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वो ये कम इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा यूज में रहता नहीं है। कंसोल बॉन्ड, एलिफेंट बॉन्ड, सोशल इंपैक्ट बॉन्ड थोड़ा आपको याद रखना है। और एक टर्म है ईएसजी, वो भी आपको याद रखना है। सुकुक बॉन्ड, इस्लामिक बॉन्ड, ये जनरली क्या होते हैं, इस्लामिक फाइनेंस से रिलेटेड एक टर्म है। इस्लामिक कंट्रीज में एक बॉन्ड इशू होता है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि न्यूज में जब तक जब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको इशू किया था, बट अभी कोई काम का ये नहीं है। तो मृणाल सर जनरली क्या करते हैं, जितनी चीजें न्यूज में थी 3-4 साल में, वो एक जगह लाके रख देते हैं ताकि आप एनालिसिस कर पाओ। अच्छे ऐसे ऐसे बॉन्ड होते हैं, बट जो काम की चीजें वो मैंने आपको बता दी। इलेक्ट्रल बॉन्ड तो हाल ही में न्यूज में था ही। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल ही दिया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो इलीगल है। तो अभी एसबीआई ने एक लिस्ट भी निकाली है इलेक्ट्रल बॉन्ड की, किस पार्टी को सबसे ज्यादा पैसा है, किस कंपनी ने सबसे ज्यादा पैसा, किस कंपनी ने सबसे ज्यादा पैसा दिया है, कितना पैसा दिया है, सब रिलीज हो गया। इलेक्ट्रल बॉन्ड का सारा डेटा एसबीआई ने रिलीज कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इलीगल है, और जो भी डेटा जिसने भी दिया है वो सब रिलीज करो। ठीक है, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड एक्चुअली 2017 में आया था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। उसमें ये था कि भाई एसबीआई जो है वो ये बॉन्ड इशू कर सकती है, और ये बॉन्ड का जो पैसा है वो पार्टीज को जाता था। मान लो आपको बीजेपी को अगर इन्वेस्ट बीजेपी में पैसा डालना है, तो आप बीजेपी के नाम का बॉन्ड खरीदोगे, इतने रुपए जितने रुपए आपके यहाँ लगा दोगे, वैसे इसमें 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक के मल्टीपल होते हैं। यानी कि आप 500 रुपए नहीं लगा सकते या 701 रुपए नहीं डाल सकते, आपको इन मल्टीपल में पैसा डालना है। इनमें आप पैसा डालोगे, आप जिस बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जिसमें इन्वेस्टमेंट करना, जिसमें पैसा डालना चाहते हो उसमें आप डाल सकते हो। ठीक है, और जनरली ऐसा होता था कि हर क्वार्टर के फॉर 10 डेज एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर, जब भी कोई क्वार्टर स्टार्ट होता है साल का, तो उसके शुरू के 10 डेज के लिए आपको ये मिलता था ओपन, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जो भी क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है ना, उसके हिसाब से। ठीक है, और कौन खरीद सकता है इसको, ये काम का इंडियन सिटीजन ही खरीद सकता है, या इंडिया में कोई कंपनी रजिस्टर्ड हो तो वो कर सकती है, बस ये चीज ज्यादा काम की है। ठीक है, वेन टू बाई ये वाला काम करनी है। क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है कि क्या पूरे साल भर के लिए ओपन रहते हैं, या नहीं, पूरे साल भर के लिए नहीं रहते। और खरीदने वाला इंडियन सिटीजन या कंपनी होनी चाहिए जो रजिस्टर्ड है इंडिया में। ठीक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड कैन बी डोनेटेड ओनली टू ए पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर आरपी। आरपी एक्ट में जो भी पार्टी रजिस्टर्ड है उनको ही पैसा दे सकते हो आप, है ना। ठीक है, ऐसा नहीं है आपने 1 साल पुरानी पार्टी को ही खोल लिया, आप सब लोग को बोल रहे हो कि मुझे इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए पैसा दो, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वैलिडिटी का क्या है? वैलिडिटी इसकी रहती है कि जब आप बॉन्ड लेते हो तो आपको उतने पैसा जमा कराना है 15 दिन के अंदर अंदर। मतलब आप अगर बॉन्ड अगर आप बॉन्ड में पैसा डालते हो, मतलब बॉन्ड खरीदते हो, तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको पैसा जमा कराना पड़ेगा एसबीआई में। ठीक है, बायर मस्ट डोनेट विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है इसमें, ये याद रखना। इलेक्ट्रल बॉन्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, ये प्योरली डोनेशन ही होता है। और सबसे बड़ी बात, पेपर फॉर्मेट में होता है। दो बड़ी चीजें याद रखना जनरली जो बॉन्ड्स में आजकल नहीं होती है। एक तो ये कि इस बॉन्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, दूसरा इसमें आपको कोई फिजिकल फॉर्मेट, डीमेट फॉर्मेट नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट नहीं होता, फिजिकल फॉर्मेट में ही करना पड़ता है। ठीक है, और बियरर इंस्ट्रूमेंट है। बियरर इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसमें डोनर का नाम नहीं होता, बस जिसने ले लिया, जिसने पैसा दे दिया, बस। अब क्या किसने दिया कोई पता नहीं, कोई नाम वाम नहीं। प्रोमिसरी नोट क्या है? प्रोमिसरी का मतलब है कि प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई ये पैसा जो है वो बीजेपी को या आम आदमी पार्टी को या जो भी पार्टी उनके अकाउंट में चले जाएगा, कोई इंटरेस्ट इंटरेस्ट इसमें नहीं आता। और नॉन ट्रांसफरेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है। ठीक है, नॉन ट्रांसफरेबल है, कोई आप थर्ड पार्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, या इनके बदले लोन उठा नहीं सकते आप। ठीक है, तो ज्यादा स्मार्ट लोग हैं जो लोन उठाने की कोशिश करते हैं या ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो अब कुछ और टर्मिनोलॉजी हम पढ़ लेते हैं। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको पहले ही बताया। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट यानी इक्विटी शेयर्स जो होते हैं, शेयर होल्डर कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर जो कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, 20%, 10%, 5% बदले में उनको डिविडेंड मिलता रहता है, पैसा मिलता रहता है। अब वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है? मान ले मैं कंपनी शुरू की, अब वो कंपनी में शुरू तो कर दिया, लेकिन मुझे उसमें पैसा चाहिए। अब पैसा देने के लिए भी बहुत तरीके के सोर्सेस है। हो सकता है मैं अपने दोस्तों से मांग लूं, हो सकता है मैं ऐसी कंपनियों के पास जाऊं जो उनका काम ही है कि स्टार्टअप्स को पैसा देना। तो वैसी कंपनी जिनका काम ही स्टार्टअप्स को पैसा देना, उनको कहते हैं वेंचर कैपिटल फंड। ठीक है,
सीड कैपिटल इसको कहते हैं। सीड कैपिटल मतलब ऐसी कैपिटल चाहिए जो स्टार्टअप चल ही रहा है, अभी शुरू ही किया है, उसको स्टार्ट बूस्ट करने के लिए वी नीड अ कैपिटल। मतलब इनिशियल फेज में जो चाहिए होता है वो होता है। एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, ये कुछ रिच इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका फ्री बैठ गए, 100 करोड़ 200 रुपए कमा लिए, 200 करोड़ रुपए, अब क्या करें तो इन्वेस्टमेंट कर दिया। जैसे आपने जनरली शादी.com का जो फाउंडर है अनुपम मित्तल, उसका नाम सुना होगा, शार्क टैंक में भी देखा होगा, तो जनरली वो यही करते हैं कि ठीक है 100 करोड़ 200 करोड़ कमा लिया, अब इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स आए, तुमको उनमें इन्वेस्ट कर दिया, कुछ डिविडेंड डिविडेंड उठा लिया बाद में, ठीक है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर क्या होता है, वैसा ये इन्वेस्टर होता है जो स्टार्टअप कंपनी में स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करता है कि इसको हम इन्वेस्ट करेंगे, बाद में इसको खरीद लेंगे। समझ आई मेरी बात, ठीक है। आरजीएसएस 2012 में स्टार्ट हुआ था, राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम है, कोई काम की नहीं है, बस यहाँ पे मेंशन कर दी क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मुंडल सर में ये चीजें भी आप डाला करो स्कीम्स वगैरह। हालांकि मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि ये चीजें बिल्कुल काम की नहीं होती है, बट फिर भी आपकी तसल्ली के लिए बता देता हूँ, गवर्नमेंट इसमें इनकम टैक्स बेनिफिट देती है उन लोगों को जो शेयर मार्केट में पहली बार इन्वेस्ट करते हैं। डिसकंटिन्यू हो गया था बजट 2017 में, लेकिन कुछ बच्चे जिनको सब कुछ पढ़ना है वो ये कहेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल इस पे कभी आया नहीं ना आएगा। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। कुछ चीजें आपको याद रखनी है, यूनिकॉर्न डेकाकॉर्न ये क्या होता है, ठीक है। ये कौन कब कोई कंपनी यूनिकॉर्न कब बन जाती है, जब 1 बिलियन से ऊपर उसकी वैल्यूएशन हो जाती है। स्टार्टअप जो होता है, स्टार्टअप में भी क्राइटेरिया है प्रॉपर, डिपार्टमेंट ऑफ जो आपका डीपीआईआईटी है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड प्रमोशन, जो भी उसकी फुल फॉर्म है, ओवरऑल उसने क्राइटेरिया निकाला हुआ है स्टार्टअप के लिए, ठीक है। तो वो जो क्राइटेरिया है वो भी आपको याद रखना है कि वो एकदम कोई नई चीज होनी चाहिए उसमें, है ना, और इतने साल पुराना होना चाहिए। तो वो आप सर्च करना कि वो क्राइटेरिया क्या है स्टार्टअप्स का, डीपीआईटी का, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये इसका ओवरऑल जो है फुल फॉर्म है डीपीआईटी। ये स्टार्टअप्स को जनरली जो रेगुलेट करती है डीपीआईटी करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। तो उसका क्राइटेरिया याद रखना आप, ठीक है। वैसे इकोनॉमिक्स की जो पीटी 65 है उसमें ये टर्म आपको और ये एक सारा क्राइटेरिया मिल जाएगा। स्वीट इक्विटी क्या होती है कि कंपनी अपने ही एम्प्लॉइज को कुछ शेयर्स दे देती है डिस्काउंटेड रेट पे। मान लो कोई कंपनी है, टाटा कंपनी है कोई, है ना, 100 रुपए की उसकी शेयर प्राइस चल रही है, टाटा के एम्प्लॉइज उसको 80 रुपए में ले सकते हैं। तो वो स्वीट इक्विटी उसको कहते हैं, जो डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज को दिया जाता है शेयर्स सस्ते में, ठीक है। ये अमाउंट रेगुलेटेड है कंपनीज एक्ट के अंदर। पेनी स्टॉक क्या होते हैं, बहुत छोटे स्टॉक जो होते हैं जिनकी प्राइस जैसे 5 रुपए का शेयर है, 2 रुपए का शेयर है, फेस वैल्यू के हिसाब से बहुत जो है उसकी मार्केट प्राइस बहुत कम है उन शेयर्स की, ठीक है। इनका डिविडेंड नहीं होता, जनरली लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक्स माना जाता है इनको। मल्टी बैगर मतलब कि ये 3 साल बाद 2 साल बाद मल्टीपल बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ जाता है इसमें, रिटर्न आता है, लेकिन ओवरऑल रिस्की भी रहते हैं क्योंकि ये जीरो भी हो सकता है। ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं वो बहुत अच्छी कंपनी जो वेल एस्टेब्लिश्ड है, फाइनेंशियली साउंड है, नेशनल रिकॉग्नाइज्ड है, और हमेशा से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट गुड रिटर्न उन्होंने दिया है। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं, जैसे आपके अडानी है या आपके रिलायंस है, बहुत सारी कंपनीज है जो ऐसा इन्वेस्टमेंट आपको दे के जाती हैं, ठीक है। मल्टी बैगर शेयर मैंने अभी भी बताया आपको, जब कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ती रहती है, क्लाइम बहुत ज्यादा, एक जैसे एक वॉरे टेक्नोलॉजीज है या आपके बहुत सारी कंपनीज है, अंबुजा सीमेंट है, बहुत सारी कंपनीज है जो मल्टीपल रिटर्न देती है हर साल, 100%, 200%, 300%। आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उसका डबल हो जाएगा एक साल में, हो जाता है जनरली। बट जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन कंपनीज को पहचान लेते हैं, ठीक है। जनरली आप लोग पहचान नहीं पाओगे। साइक्लिकल और सीजनल शेयर क्या होता है, जब कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बिजनेस साइकिल पे डिपेंड करता है। मैं इसका बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। जनरली जब भी गर्मी आती है ना, तो गर्मी वगैरह में जो शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं वो एसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। एसी कंपनीज जो होती है ना उनमें इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है जब गर्मी आएगी तो एसी कंपनीज जो है उनको मुनाफा होना चालू हो जाएगा, उनका टर्नओवर बढ़ जाएगा, रेवेन्यू अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो और स्मार्ट पर्सन है वो क्या करता है, एसी कंपनीज को, जितनी भी देश की सबसे टॉप एसी कंपनीज है उनको गैस देने वाली, एसी में जो गैस होती है ना, वो गैस भरने वाली कंपनी एक ही है, रिफ्लेक्स। जितनी एसी कंपनी है 10 है, तो आप किस में इन्वेस्ट करो किस में नहीं करो ये सोचने में हो सकता है आपको टाइम निकल जाए, बट गैस देने वाली है कंपनी रिफ्लेक्स। इसके प्राइस आप चेक कर लेना, शेयर मार्केट में जब जब गर्मी आती है हमेशा 100% 80% बढ़ जाते हैं। ये होता है साइक्लिकल शेयर। जिन लोगों को पता ही है वो अपना पैसा बना लेते हैं इससे, बट हमेशा की तरह रिस्की होता है। डिपेंड करता है आपका एनालिसिस कितना ज्यादा है, और जो भी स्टॉक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको आप इस तरीके से ना ले कि मैं आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। फ्री फ्लोट क्या होता है, फ्री फ्लोट होता है पब्लिक फ्लोट। इसमें क्या होता है, शेयर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, वो पब्लिकली ट्रेड हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता,
इट जनरली एक्सक्लूड्स प्रमोटर्स होल्डिंग गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक होल्डिंग अदर लॉक्ड इन शेयर्स। बहुत सारे शेयर्स जो होते हैं ना वो इसमें इस कैटेगरी में नहीं आते, पब्लिकली ट्रेड करते रहते हैं इसके शेयर को, ठीक है। कोई रेस्ट्रिक्शन इसमें नहीं होता, बस इतना आपको याद रखना है, ज्यादा जानने की जरूरत है। मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको पता है क्या होती है, एक शेयर की प्राइस कितनी है और कितने शेयर मार्केट में उस कंपनी के चल रहे हैं। मान लो मेरा 100 शेयर है मेरे मार्केट में, 100 शेयर है और एक की प्राइस, एक शेयर की प्राइस 1 रुपए है, तो मेरा 1000 रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई। तो कोई भी कंपनी, अगर कोई भी बंदा मेरे 10 शेयर लेता है तो 10% हिस्सेदारी होगी उसकी मेरी कंपनी में, समझ आ गए। वेल छोटे कॉन्सेप्ट है, ये नहीं पूछे जाएंगे, इनसे डरना मत आप। मार्केट कैपिटलाइजेशन, वैल्यूएशन, ये नहीं आएंगे किसी भी हालत में, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको समझ आनी चाहिए चीजें। वैल्यूएशन क्या होती है, टोटल वैल्यू कितनी कंपनी की, है ना। ईबीआई टी डी ए ये भी बहुत फेमस है कि कंपनी ने क्या कमाया है लोन देने से, लोन पे इंटरेस्ट देने से पहले, टैक्स देने से पहले, डेप्रिसिएशन होने से पहले, अमोर्टाइजेशन होने से पहले कंपनी ने क्या कमाया है। अब अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन ये सब टर्मिनोलॉजी फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज है, ये आपके यूपीएससी में कभी नहीं पूछेगी, इतना आपको याद रखना है। जितना ज्यादा ईपी ईबीआईटीडी होगा, इसको एबिटा बोलते हैं कई बार, जितना ज्यादा एबिटा होगा उतना ज्यादा आपका अच्छा है, कंपनी की मतलब सिचुएशन अच्छी है, ठीक है। डेप्रिसिएशन तो आपको पता ही है, फिजिकल एसेट्स में जब वियर एंड टीयर होता है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे आपने स्कूटी खरीदी है 50,000 की, 1 साल बाद उसकी वैल्यू 40,000 हो गई, क्यों हो गई, 10,000 कम क्यों हो गई, क्योंकि ओवरऑल उसकी वियर एंड टीयर हुई ना, आपने चलाई, इधर उधर लेके गए, तो इंजन पे भी दबाव पड़ा, इंजन भी थोड़ा घिसा है। अमोर्टाइजेशन क्या होता है, जब इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यू बढ़ डिक्रीज हो जाती है। स्कूटी क्या थी, टेंजिबल, पेटेंट क्या है, इंटेंजिबल। मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो एक दवाई है, एक दवाई मैंने एक मेडिसिन मैंने जो है इन्वेंट की, उसका मैंने पेटेंट डाल दिया 10 साल के लिए। अब क्या होगा, कोई भी मुझसे पेटेंट लेने की कोशिश करेगा, तो मान लो मैंने आज ही पेटेंट लगाया, कोई कहेगा मुझे भी पेटेंट दो, मैं मानूंगा, मैं बोलूंगा मुझे 10 करोड़ रुपए दो। जब भी आप पेटेंट उसको यूज करने का राइट दे सकता हूँ, ठीक है साहब दे दो 10 करोड़। मान लो 10 साल के लिए पेटेंट था, ठीक है, पहले साल मैंने 10 करोड़ रुपए लिए। अब मान लो 10 साल इसके होने वाले हैं पेटेंट के, 9 साल बाद जब मैं, कोई आए मेरे पास कहेगा कि भाई मुझे दो पेटेंट, तो मैं उससे क्या 10 करोड़ मांगूंगा, नहीं। वो क्या बोलेगा, 10 करोड़ किस बात के दूं, 1 साल बाद तो वैसे भी एक्सपायर हो जाएगा आपका पेटेंट, तो मैं यूज कर लूंगा, क्योंकि पेटेंट जनरली 10 साल के लिए हो जाता है। तो फिर मैं क्या बोलूंगा, चल यार 8 करोड़ दे दे, तो बोलेगा 8 करोड़ भी क्यों दूं भाई, 1 साल बाद वेट कर लूंगा। तो मैंने कहा 5 करोड़ दे दे, काम खत्म कर, तेरी बात मेरी बात दोनों की होगी। ये क्या, इस तो अमोर्टाइजेशन समझ में आया कि धीरे धीरे क्या होता है, इसमें कोई वियर एंड टीयर नहीं हुआ पेटेंट का, बट जब साल खत्म होने वाला होता है, एक्सपायरी होने वाली होती है पेटेंट की, तो जो लेने वाले होते हैं, बायर्स होते हैं, जो यूज करने वाले होते हैं पेटेंट के, वो कम प्राइस ऑफर करते हैं। तो एक तरीके से डेप्रिसिएशन हो गया ना, कहाँ आप 10 करोड़ से 5 करोड़ में हो गए, वो 5 करोड़ कहाँ गए, वो गए। अमोर्टाइजेशन होता है ये, ठीक है। मेथड्स ऑफ इशूइंग शेयर, शेयर्स बहुत तरीके से इशू होते हैं, आईपीओ में होते हैं, एफपीओ में होते हैं, जानना जरूरी नहीं है। राइट इशू क्या होता है, कंपनी क्या होता है ना, ये एफपीओ के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था, जिसने पढ़ लिया उसको राइट इशू भी समझ में आ जाएगा। जब कंपनी एफपीओ इशू करती है ना, तो एफपीओ इशू करने से पहले ये बोलती है कि कुछ शेयर जो है वो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मैं दे रही हूँ, वो खरीद लें। पब्लिक जाने से पहले, पब्लिक खरीदने से पहले मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स उन शेयर्स को खरीद सकते हैं, मैं ये अधिकार दे रही हूँ। आउटसाइडर्स से पहले मेरे शेयर होल्डर्स खरीदेंगे, वो होता है राइट्स इशू, ठीक है। क्यूआईपी क्या होता है, कंपनी जब अपने शेयर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ही देती है, ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका काम इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, तो होती है क्यूआईपी। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, मान लो जी नाम की जो कंपनी है वो अडानी कोई शेयर बेचती है अपने, और दोनों रिटेल इन्वेस्टर नहीं है, दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर क्या होते हैं, जिनके 2 लाख से कम जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जिनका, अगर आपने 10 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है, टोटल आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, 2 लाख से कम कर रखे हैं, तो आप रिटेल इन्वेस्टर हो। 2 साल से ज्यादा कर रहे हो तो आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो, या आप रिटेल इन्वेस्टर नहीं हो, फिर कॉर्पोरेट इन्वेस्टर हो गए। तो जी भी एक कंपनी है, अंबानी की भी एक कंपनी है, अगर दो कंपनी आपस में एक दूसरे को शेयर बेचती खरीदती है तो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। समझ आई मेरी बात, दो कंपनी जब आपस में शेयर और शेयर बेचती खरीदती है तो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट कहा जाता है। जब कंपनी इशू करती है शेयर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, क्यूआईबी को, तो होती है क्यूआईपी। क्यूआईबी को जब शेयर इशू किए जाते हैं तो क्यूआईपी है। अब ध्यान रखना ये कंपनी नहीं है, म्यूचुअल फंड एक फंड है, ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है, तो यहाँ पे फिर वो क्यूआईपी है। लेकिन दो कंपनी आपस में करे तो प्राइवेट प्लेसमेंट है। ऑफर फॉर सेल क्या होता है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का इशू करना, ठीक है। मान लो मेरे 100 करोड़ 100 शेयर थे, अब मैं क्या करूंगा कि मैं 100 में से 20 शेयर उठाऊंगा और 20 शेयर जो है पब्लिक को दे दूंगा, पब्लिक को दे दिया, ऑफर फोर सेल हो गया, ठीक है। आईपीओ में क्या होता है, जनरली पब्लिक को पैसा जाता है ना। कोई भी अगर पैसा आया तो
proceeds of an issue flow to the company. In case of an offer for sale, the proceeds flow to shareholders who are offering the shares. ठीक है, आईपीओ में क्या होता है, 100 करोड़ की मेरी कंपनी है, मैंने 20 करोड़ अगर पब्लिक को दे दिए तो 20 करोड़ मैंने पब्लिक को शेयर दिए, पब्लिक ने मुझे पैसा दिया, तभी तो मैं उनको शेयर दूंगा। वो पैसा क्या हुआ, कंपनी के नाम हो गया, मेरे नाम हो गया, मेरा पैसा। ठीक है, शेयर मैंने दे दिए, क्योंकि शेयर मैंने दे दिए, बट वो इन्वेस्टमेंट जो पैसा आया शेयर बेचने से, वो जो शेयर मैंने बेचा पब्लिक को, पैसा आया वो सीधे सीधे कंपनी के पास गया। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, अगर 20 करोड़ मैंने दिए पब्लिक को, तो जो 20 शेयर दिए, सॉरी, उस 20 शेयर में से जो भी मेरे पास पैसा आया, वो एग्जिस्टिंग जो 20 शेयर होल्डर थे, मान लो मेरी कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर पहले ही थे, बट उनमें से मैंने 20 शेयर किसी के उठा के पब्लिक को दे दिए, और जो पैसा आया वो उन्हीं शेयर होल्डर्स को वापस दे दिया जो ओरिजिनल शेयर होल्डर थे। वो आपका होता है ऑफर फॉर सेल। इतना डिफरेंस है आईपीओ में ऑफर फॉर सेल में, कि आईपीओ में जो पैसा आया शेयर बेचने से वो कंपनी के पास जाता है, ऑफर फॉर सेल में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जाता है। समझ आई मेरी बात? ठीक है, उन शेयर होल्डर्स को जिन्होंने शेयर बेचा। ठीक है, शेयर शेयर स्वैपिंग क्या होता है, जब एक तरीके का कॉर्पोरेट एग्रीमेंट होता है, मर्जर होता है, एक्विजिशन होता है, जिसमें दो एंटिटीज आपस में एक दूसरे के शेयर, इक्विटी बेस्ड एसेट हो या शेयर वगैरह एक्सचेंज कर लेती है, शेयर स्वैपिंग होता है, नाम से पता चल रहा है। बोनस शेयर क्या होता है, मैंने एक कंपनी के शेयर 10 साल तक रखे, 10 शेयर मैंने टाटा के अगर रखे 10 साल तक, तो टाटा खुश होके क्या बोलती है, भाई जिन लोगों ने मेरा 10 साल से शेयर खरीद रखा है, जिनको इतना ट्रस्ट है मेरे पे शुरू से कि भाई अब कंपनी कहीं जाएगी, उनको मैं कुछ तो मुनाफा दूं, कुछ तो बोनस दूं, तो एक शेयर मैं उनको फ्री दे देती हूँ। तो टोटल आपने 10 शेयर के लिए 100 रुपए लगाए थे, ठीक है, 10 साल पहले, तो कंपनी 10 साल बाद क्या करेगी, आपको बोलेगी ये लो एक शेयर और ले लो फ्री में, तो आपने 100 रुपए में 11 शेयर ले लिए ना ओवरऑल। तो ये बेनिफिट आपका हो गया कि फ्री शेयर आपके पास आ गया। तो बोनस शेयर्स तो बहुत इशू होते हैं। ठीक है, और कंपनी का क्या होता है, खुश हो जाते हैं, कंपनी में फायदा हो गया कि शेयर होल्डर भी खुश हो गए कि भाई वाह, इनका पैसा रखो, डिविडेंड मिलता रहेगा, तो फिर वो क्या 20 साल तक और रखेगा शेयर होल्डर। ठीक है, और इन्वेस्टर को, और आप फ्री शेयर मिल ही गया, तो दोनों को फायदा है, कंपनी को फायदा है, कंपनी के शेयर भी बिकते रहेंगे या होल्ड करते रहेंगे जो इन्वेस्टर्स हैं, और इन्वेस्टर्स को फ्री शेयर मिल ही गया। इनको स्क्रिप्ट डिविडेंड भी कहते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट डिविडेंड। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, शेयर्स को तोड़ देना, बस शेयर्स को तोड़ देना, शेयर कैपिटल के कुछ चेंजेस होते हैं, वो चीजें होती है, इतना काम का नहीं होता। स्टॉक स्प्लिट्स आपको समझना है कि इसमें क्या होता है, शेयर्स का या तो सब डिवीजन होता है या फिर कंसोलिडेशन होता है। ठीक, शेयर बायबैक क्या होता है, जब कंपनी आईपीओ इशू करती है और कंपनी ने मान लो पब्लिक को पैसा दे दिया, 100 शेयर थे कंपनी के, 20 शेयर कंपनी ने जो है पब्लिक को दे दी, अब वो जो 20 शेयर है अगर कंपनी वापस ले लेती है पब्लिक से, तो वो उल्ट, ये आईपीओ का उल्टा है। शेयर बायबैक यानी पब्लिक से ही पैसा वापस ले लेना, या जो शेयर होल्डर्स को आपने पैसा दिया हुआ था वो पैसा कंपनी वापस खरीद लेती है, शेयर बायबैक कर लेती है कि मुझे मेरे शेयर दे दो और पैसा तुम्हारा ले लो वापस। ठीक है, एडीआर जीडीआर ये तो एक तरीके का टर्म होता है। ठीक है, जिसमें जनरली पैसा, कोई भी अगर नॉन अमेरिकन कंपनी पैसा अगर मोबिलाइज करना चाहती है, ठीक है, मान लो मैं इंडिया में बैठा हूँ, मैं हूँ इंडिया में, मैं चाहता हूँ मैं तो भाई एप्पल में इन्वेस्ट करूँ। अब मैं एप्पल तो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है नहीं, क्योंकि इंडिया के स्टॉक मार्केट में तो इंडिया की कंपनी है। तो एडीआर और जीडीआर एक तरीके के ये होते हैं, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट, इनका इस्तेमाल करके मैं अमेरिका की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो कोई भी नॉन अमेरिका का बंदा, नॉन अमेरिका की कंपनी अगर अमेरिकन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो एडीआर और जीडीआर का इस्तेमाल कर सकती है। क्योंकि आप अमेरिका में जाओगे, अमेरिका में जाके शेयर रेगुलेटर से फिर वो कॉन्टैक्ट बनाओगे, वो डॉक्यूमेंट्स दोगे, बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो क्या मैं घर बैठे बैठे इंडिया में क्या चाहता हूँ भाई, मैं तो अमेजोन में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं एडीआर और जीडीआर के जरिए बहुत लंबे प्रोसीजर से गुजरने की बजाय डायरेक्टली एप्पल और अमेजोन में इन्वेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और सेम कॉन्सेप्ट जीडीआर का है, कि जब सिंगल बैंक जो है वो ये काम बैंक करता है। ठीक है, कि बैंक जो है मल्टीपल कंट्रीज में ये इशू कर देता है रिसिप्ट, भाई जिन जिनको जिस जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना है बाहर की, वो ये खरीद लेते हैं। मान लो कोई बैंक है जैसे एचडीएफसी इशू कर देता है ये। ठीक है, एचडीएफसी जो है इंडिया का, वो मान लो वो साउथ अफ्रीका में भी इशू कर दे, यूएस में भी इशू कर दे, यूके में भी इशू कर दे ये बॉन्ड, कि भाई ये इन जो कंट्रीज के लोग हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब सिंगल बैंक मल्टीपल कंट्रीज के इन्वेस्टर्स को ये रिसिप्ट इशू कर दे कि आओ हमारी कंट्री में मेरे शेयर खरीद लो, आप मेरे शेयर खरीद सकते हो आप इनके जरिए, जीडीआर के जरिए, तो वो यहाँ पे जीडीआर हेल्पफुल होता है। समझ आया? एचडीएफसी चाहता है अगर कि मेरे शेयर जो है बाहर के लोग भी खरीदे, तो वो जीडीआर इशू कर देगा। या एचडीएफसी चाहता है, कोई भी बैंक चाहता है कि भाई ये कंपनी है, इसके शेयर जो है, मान लो उसने कॉन्टेक्ट कर रखा है बैंक ने किसी कंपनी से कि भाई जाके पब्लिक में
कि पब्लिक जो है, बाहर की पब्लिक भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करे, तो कोई भी जो बैंक होगा इंडिया का वो बहुत सारे रिसिप्ट इशू कर देगा, ठीक है। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग क्या होती है? इनिशियल कॉइन ऑफरिंग होती है जब कंपनी इन्वेस्टर्स का पैसा यूज करती है क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने के लिए, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी आप अगर लॉन्च, नई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करते हो, जैसे आईपीओ क्या होता है, आपने अपने शेयर पब्लिक में डाल दिए, तो जब आप नई क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आती है, उसके लिए नई क्रिप्टो करेंसी लाने के लिए अगर किसी कंपनी को पैसा चाहिए, इन्वेस्टर्स का पैसा चाहिए, भाई क्रिप्टो करेंसी लाना मुश्किल है, मैं जैसे मैं हूँ, मैं चाहता हूँ भाई मैं तो अपनी खुद खुद की क्रिप्टो करेंसी बनाऊं, बिटकॉइन के अलावा मैं खुद की बनाऊं, मैंने खुद की कंपनी खड़ी कर दी, मैं अपनी क्रिप्टो करेंसी लेके आऊंगा, बट मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो मैं इन्वेस्टर्स का मनी अगर लूंगा इस चीज के लिए, नई क्रिप्टो करेंसी के लिए, तो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग होती है, आईसीओ, ठीक है। और इसमें जो बदले, अब आईपीओ में क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ में मुझे शेयर मिलते हैं, आईसीओ में मुझे कॉइन मिलेगा, शेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के लिए है ना। स्टॉक एक्सचेंज तो आपको पता ही होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जहां पे शेयर्स ट्रेड होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट भी होते हैं, प्राइमरी मार्केट, दोनों इसमें होते हैं। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज नीदरलैंड का। एशिया का ओल्डेस्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज की क्रोनोलॉजी आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट इतना याद रखना है, पहले बीएसई आया था, फिर एनएससी आया था, पहले बीएससी आया था, फिर एनएससी आया था, ठीक है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? वैसा स्टॉक एक्सचेंज जिसमें जो कंपनी लिस्टेड होती है वो कंपनीज होती हैं जो सोशल सेक्टर में हेल्प करते हैं, जो सोशल सेक्टर में काम करती हैं, वो कंपनी जो सोशल सेक्टर में जाके उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो कंपनीज के शेयर सोशल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, ठीक है। और इसकी स्टडी के लिए सेबी ने सेटअप किया था भनवाला पैनल, भनवाला पैनल, ठीक है। और सेबी ने इशात हुसैन पैनल भी इसके लिए बनाया था। दोनों नाम आपको याद रखना है, इशात हुसैन पैनल और भनवाला पैनल, ठीक है। डेपोजिटरी क्या होता है? डेपोजिटरी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें सिक्योरिटीज जमा होती हैं, ठीक है। सब सेबी रेगुलेट करता है डेपोजिटरी एक्ट 1996 के अंदर जितनी भी डेपोजिटरीज है इंडिया में। समझ आया? जैसे हमारी सब, अगर आप कोई भी शेयर खरीदते हो तो आपको यह पता होगा, मेल आता होगा आपको सेंट्रल डेपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से, ये मेल आता है कि भाई हाँ, आपने जो शेयर खरीदे हैं वो कंफर्म्ड है, वो सिक्योरिटी हमारी आपके पास है। एक तरीके से ये होता है, जैसे मान लो मैंने टाटा में इन्वेस्ट कर दिया, अब जो पैसा मेरा टाटा में गया और बदले में मुझे एक, मैंने आपको बताया था, सिक्योरिटी मिलती है, एक सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होता है कि मैंने टाटा के शेयर खरीदे, तो जो शेयर है, वो जो सिक्योरिटी है, वो इसके पास रहेगी, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिट के पास। इसको पता रहेगा भाई इस बंदे ने इस कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड भी है एक, जिसको ऑन करती है एसबीआई, आईडीबीआई, यूटीआई, एनएसई, ये सब बहुत स्टेट पीसीएस वाले सवाल है, ये आपको याद नहीं करने हैं, ठीक है। ISIN नंबर क्या होता है? इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, 12 कैरेक्टर का होता है, ये सिक्योरिटीज को दिया जाता है, 12 कैरेक्टर का होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सेंट्रल काउंटर पार्टीज एक तरीके से इंटरमीडियरी होती है बायर्स और सेलर्स के बीच में, बायर्स और सेलर्स के बीच में होती है इंटरमीडियरी, ठीक है। इतने ज्यादा टर्मिनोलॉजी तो आपके काम की ही नहीं है, ये सब कभी नहीं आएगा, ये पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखना, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन जो है आरबीआई फॉरेन करेंसी के ट्रांजेक्शन को अगर रेगुलेट करता है तो फेमा के अंदर करता है, फेमा। और सेबी अगर शेयर बॉन्ड कमोडिटीज को रेगुलेट करता है तो वो सेबी एक्ट के अंदर करता है। आपको ये तो पता ही होगा ना कि शेयर मार्केट, अगर शेयर बॉन्ड और कमोडिटीज है, जो शेयर मार्केट आपका तो स्टॉक एक्सचेंज है, उसको रेगुलेट सेबी करता है, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तो करेगा। तो इतना मैं सोच के चलता हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज है, इसलिए मैंने कहा कि ये तो आपका नॉर्मल आपको पता रहना चाहिए। बस इसकी डेफिनेशन याद रखना, सेंट्रल काउंटर पार्टीज होती है जो बायर्स और सेलर्स के बीच में इंटरमीडियरी होती है, ठीक है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर क्या होता है? वो बायर्स होते हैं, वो इन्वेस्टर होते हैं जिनको बहुत नॉलेज है इन्वेस्टमेंट करने की, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस कंपनियों के शुरू से इन्वेस्टमेंट करते आते हैं। फिर इनके अंदर ही एक और टाइप के होते हैं एंकर इन्वेस्टर, वो इन्वेस्टर होते हैं, जैसे मान लो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी को आईपीओ आने वाला है, मैं पब्लिक में पहली बार शेयर इशू करने वाला हूँ, 100 करोड़ इशू करने वाला हूँ। अब पब्लिक को ट्रस्ट नहीं है, पब्लिक को लगता है यार ये नई नई कंपनी है, चलेगी नहीं चलेगी, आईपीओ ले या ना ले, तो मैं कुछ एंकर इन्वेस्टर्स को, ऐसे इन्वेस्टर ये होते हैं जो आईपीओ आने से पहले कुछ शेयर ले लेते हैं किसी भी कंपनी के, तो मैं 100 शेयर में से 30 शेयर दे दूंगा एंकर इन्वेस्टर को। तो एंकर इन्वेस्टर्स को पैसा दूंगा, लेकिन मैं डिस्काउंट में, डिस्काउंट रेट में। तो एंकर इन्वेस्टर्स क्या बोलेंगे, ठीक है हम पैसा आपका ले लेंगे। जैसे एंकर इन्वेस्टर पैसा लेंगे तो पब्लिक को ट्रस्ट लगेगा कि यार इन्होंने कुछ सोच समझ के लिया होगा, क्योंकि ये इन्वेस्टर बहुत नॉलेजेबल होते हैं, हर किसी का नहीं लेते। तो 30 शेयर जैसे एंकर इन्वेस्टर लेंगे तो 70 शेयर ऑटोमेटिकली बिक जाएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस दे देता है। रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था, 2 लाख से कम जिनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है, जो इन्वेस्टर इंडिविजुअल इन्वेस्टर होता है जिसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। एक होता है इन्वेस्टर आपके जैसे मेरे लोग,
एक होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जिनका काम ही खरीदना बेचना है, जो काम इन्वेस्टमेंट में करते हैं। और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के अंदर आते ही एंकर इन्वेस्टर है। ये एंकर इन्वेस्टर इसके ही सब टाइप होते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का काम होता है इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, फिर आपके टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स भी आ गए। अब जैसे जोबर है, जोबर क्या होता है, जिनका पूरा काम ये है बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटीज, जोबर अलग होते हैं। और बायर ब्रोकर अलग होते हैं, ध्यान रखना। ब्रोकर खुद का पैसा नहीं लगाते, जोबर खुद का पैसा लगाते हैं। जो आपने ट्रेडर्स का नाम सुना होगा ना, जो दिन रात ट्रेड करते हैं, पैसा ट्रेडर्स होते हैं, तो वो उनको जोबर्स भी कहते हैं, जिनका काम है खुद का पैसा लगाना बेचना, सारे दिन ये करते हैं। ब्रोकर होते हैं जो किसी और के लिए पैसा लगाते बेचते हैं। स्टैक क्या होता है, जो न्यूली इशूड सिक्योरिटीज को बाय करता है प्राइमरी मार्केट से, और सेकेंडरी मार्केट में क्विक प्रॉफिट के लिए बेच देता है। पहली बार कोई शेयर इशू हुए, अगर प्राइमरी मार्केट में आईपीओ आया तो मैंने खरीद लिया। आईपीओ आने के बाद झट से जैसे ही वो ट्रेड होना शुरू किया, अगले दिन से सेकेंडरी मार्केट में बिकना चालू हुआ, तब मैंने उसको बेच दिया। बुल क्या होता है, बस बुल एक तरीके का वो इन्वेस्टर होता है जो सोचता है शेयर मार्केट ऊपर जाएगा। बियर वो होता है जो सोचता है कि शेयर मार्केट नीचे जाएगा। सीधी सी बात। ठीक है, मेरे हिसाब से इस वीडियो में आपके लिए बहुत इतना ही काफी है, क्योंकि बहुत ज्यादा ही इसमें कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए एक पेज बचा है, तो अपन क्या करते हैं, इसमें पढ़ लेते हैं, इसको भी खत्म करते हैं। देखो, अगर बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि कंटेंट ज्यादा हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि वो 1100 पेजेस के हैंडआउट्स जो हैं ओरिजिनल, उनसे तो बेटर ही हैं। इनको रिवाइज करना बहुत बहुत आसान है, और इनको आप एग्जाम के जस्ट पहले भी रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि बहुत शॉर्ट में बने हुए हैं। स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के स्टाइल करने के तरीके से भी बहुत सारे तरीके हैं, तो उन तरीकों से भी बहुत सारे इन्वेस्टर बनते हैं। ठीक है, जैसे आप कैसे इन्वेस्टर हो वो आपके पता चलता है कि आपका स्टाइल क्या है इन्वेस्ट करने का। आप कैसे ट्रेडर हो वो पता चलता है आपके तरीका क्या है ट्रेड करने का। जैसे मार्जिन ट्रेडिंग वाले क्या होता है, जब कोई पर्सन बहुत ज्यादा शेयर ले लेता है, जितनी उसकी औकात है उससे ज्यादा शेयर ले लेता है, तो उसको कहते हैं मार्जिन ट्रेडिंग। जनरली अगर कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट करता है, जो भी वीडियो देख रहा है, कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करता है, ट्रेडिंग करता है, तो उसको ये पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं मान लो मेरे पास 100 रुपए है, एक कंपनी का शेयर है 1000 रुपए का। मान लो एक कंपनी जिसका शेयर 1000 रुपए का है, मैं चाहता हूँ इसके शेयर में ले लूं। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ब्रोकर से कुछ पैसा उधार ले लूंगा और फिर इन्वेस्ट कर दूंगा। ठीक है, बहुत रिस्की है। अगर ये पैसा डूब गया, तो 100 रुपए तो गए जो गए, 900 रुपए जो आपने ब्रोकर से लिए वो भी आपको चुकाने पड़ेंगे, लेकिन प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है इसमें, क्योंकि 100 रुपए में आपने 1000 शेयर खरीद लिए, और 1000 का आपका जो मुनाफा है वो आपको 100 रुपए से मिला है। ये आपको, और जो 1000 रुपए अगर मान लो आगे जितने भी आगे कितने का भी शेयर बनता है, 1000, 10 का बनता है, 1000, 50 का बनता है, 1000 का, 2000 रुपए का शेयर भी हो जाता है, तो 100 रुपए से आपने 1000 रुपए के शेयर खरीदे और उसको 2000 रुपए में बना लिया आपने, उसमें प्रॉफिट आपने तब्दील कर लिया। बट ये 1000 रुपए का शेयर अगर डूब गया, नीचे 800 तक आ गया, 500 तक आ गया, तो ये पैसे आपको चुकाने पड़ेंगे फिर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो पैसा डूबा ब्रोकर का 500 रुपए वो देना पड़ेगा आपको, और अपने 100 रुपए। तो ये रिस्की होता है मार्जिन ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग क्या होता है, इंटर ट्रेडिंग क्या होती है, सुबह बेचा शाम को, सुबह खरीदा शाम को बेच दिया, या सुबह बेचा शाम को खरीद लिया, ये भी होता है। अब आप लोग सोचोगे कि क्या बोल रहे हैं कि सुबह बेचा शाम को खरीद लिया, मतलब मैंने कोई चीज अगर मैं कोई चीज पहले बेच दूं, फिर उसी चीज को खरीद भी सकता हूँ। पर मान लो मेरे पास वो चीज है ही नहीं। मान लो मेरे टाटा है, टाटा की कंपनी के शेयर में पहले खरीद सकता हूँ, पहले बेच सकता हूँ, फिर खरीद भी सकता हूँ। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। ये जानना जरूरी नहीं है आपके लिए, अगर आप प्योरली ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ही आप समझिए, बट ये पॉसिबल है कि शेयर मार्केट में आप कोई चीज खरीदने से पहले बेच भी सकते हो, आप उसकी ऑनरशिप ले सकते हो। वही ब्रोकर वगैरह का खेल रहता है इसमें। स्विंग ट्रेडर क्या होता है, कुछ जो शेयर लेता है 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, 5 दिन के लिए, और बेच देता है। वो वेट करता है उस मूवमेंट का, जब शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो बुलिश जो उसका पैटर्न बनेगा उसका वो वेट करता है स्विंग ट्रेडर। जनरली कोई भी इन्वेस्टर होता है वो 1 साल 2 साल, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, शेयर प्राइस खरीद ली 1000 रुपए की, और 5 साल लेके छोड़ दिया, उसको पता है कंपनी आगे बढ़ेगी बढ़ेगी आगे। जैसे किसी कंपनी, जैसे इतनी सारी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, उसमें मैं इन्वेस्ट कर दूं ये सोच के कि यार सरकार भी रिन्यूएबल एनर्जी को पुश कर रही है, 5 साल बाद प्राइस तो ऐसे भी बढ़ेगी। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म। बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं ऐसा हूं जो मेरे में पेशेंस ही नहीं है।
मैं चाहता हूँ भाई मैं तो एक हफ्ते में ही कमा लूं। तो मैं क्या करूंगा, मूवमेंट का वेट करूंगा, जब मुझे लगेगा आज इस शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। तरीके होते हैं उसके भी, टेक्निकल एनालिसिस होता है, बहुत चीजें होती है। बट मैं वेट कर रहा हूँ कि यार आज इस शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी और उसी टाइम में लगा दूं, 1 दिन 2 दिन 10 दिन रख के उसको बेच दूं। ब्लॉक डील क्या होती है, जब बहुत ज्यादा पैसा है, एक साथ करोड़ों शेयर जो है बिकते हैं, खरीदे जाते हैं, तो उसको कहते हैं ब्लॉक डील। ये प्योरली ना स्टॉक वाले टर्म है, शेयर मार्केट के टर्म है। कभी ये बहुत कम चांस है पूछ ले, लेकिन पूछ ले तो अब आपको याद रहना चाहिए। स्विंग ट्रेडर क्या होता है, एक हफ्ते 2 हफ्ते के लिए। इंट्राडे क्या होता है, जो एक दिन खरीद रहा है उसी दिन बेच देता है। फिर आपको मैंने बताया ब्लॉक डील भी मैंने आपको बताया। मार्जिन ट्रेडिंग बताया कि उधार लेके लेने वाला। कॉन्ट्रा ट्रेडिंग क्या होती है, जो इन्वेस्टिंग होती है। ठीक है, मतलब एक तरीके का ये होता है कि दुनिया जो कर रही है उसके अलग करना। ठीक है, जैसे जनरली क्या होता है कि जब भी कोई कोरोना लॉकडाउन चल रहा था, तो सब क्या कर रहे थे, पैसे बेच रहे थे, लेकिन सब शेयर अपने बेच रहे थे, लेकिन आप खरीद लो, तो वो होता है कॉन्ट्रा ट्रेडिंग। ठीक है, फिर अब जैसे स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं अलग अलग होते हैं, ये तो कॉन्ट्रा ट्रेडिंग का मतलब समझ में आ गया ना, तो बस वो समझना जो साइकिल चल रही है उसके अपोजिट काम करना। फिर आपके बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज भी होते हैं, सेंसेक्स भी होता है, निफ्टी भी होता है, निक्की भी है। ठीक है, ये बस आप नाम याद रख लो, कोई ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जैसे निफ्टी का एक अपना स्टॉक एक्सचेंज है जिसको कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, 50 कंपनी का होता है ये। ठीक है, फिर कुछ इमर्जिंग मार्केट इंडेक्सेस भी हैं। इमर्जिंग मार्केट में शेयर प्राइसेस बढ़ रही है घट रही है, उसको ट्रैक करने के लिए इंडेक्स भी बनी हुई है, तो वो इसको कहते हैं एमएससीआई, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। फिर आपका है इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस थ्योरी। ठीक है, इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या होता है, ये थ्योरी ये कहती है कि फाइनेंशियल मार्केट्स इफिशिएंट है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में। ठीक है, और सिक्योरिटीज को प्राइस करने में। सो वन इन्वेस्टर कैन नॉट ऑलवेज कीप अर्निंग मोर प्रॉफिट देन एवरेज ट्रेंड इन मार्केट, मतलब ओवर, और ये है इसका मतलब कि मार्केट राजा है। मार्केट में जो हो रहा है वो मार्केट के हिसाब से हो रहा है, आप उससे ज्यादा नहीं कमा सकते जो ट्रेंड चल रहा है। अगर मार्केट बुलिश में है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप उतना कमा लोगे जिस हिसाब से ट्रेंड बन रहा है। ठीक है, तो बैलेंस्ड ग्रोथ की बात करता है कि मार्केट जिस हिसाब चल रहा है उस हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। डीमैट पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो मींस जितना असेट्स आप रख रखे हो। मैंने पोर्टफोलियो का मतलब आप सब लोगों को पता ही होगा ना, मान लो मैंने 10 कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, एक एक हजार, है ना, तो मेरा 10,000 का पोर्टफोलियो हो गया, कितने पैसे मैंने लगा रखे हैं। ठीक है, फिर आपका सेबी है। सेबी के बारे में तो आपको वैसे भी पढ़ना है, सेबी के बारे में जितना डिटेल में हो सकता है पढ़ते रहिएगा, वैसे अभी के लिए तो इतना ही काम का है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, 1988 में ये बना था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बना था, लेकिन बाद में स्टेचुटरी बॉडी बन गई। तो अगर पूछ ले कि सेबी क्या स्टेचुटरी बॉडी था शुरू से, ना, वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी था, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना था, फिर बाद में स्टेचुटरी बॉडी बन गया था। फिर इसमें अमेंडमेंट्स वगैरह आते गए। ठीक है, पावर्स बढ़ती गई। सेबी का बोर्ड जो है वो, उसमें एक चेयरमैन होता है, एक आरबीआई से होता है, 2 यूनियन गवर्नमेंट के आदमी होते हैं। ठीक है, और 5 मेंबर होते हैं जो यूनियन गवर्नमेंट उनको अलग से अपॉइंट करती हैं। चेयरमैन जो होता है वो 5 साल का टेन्योर होता है, या तो 5 साल तक का उसका टेन्योर होता है, या मैक्सिमम एज होती है उसकी 65 की। जो 65 तक हो जाए तो रिटायर हो जाएगा, या 5 साल पूरे हो जाए तो रिटायर हो जाएगा। रीअपॉइंटमेंट भी होता है। ठीक है, 2022 में माधवी पुरी जो है फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन थी सेबी की। माधवी पुरी, ये आपको याद रखना है। अजय त्यागी को उन्होंने रिप्लेस कर दिया था, पहले अजय त्यागी थे। ठीक है, और इनका जो, अच्छा, ये चेयरपर्सन सेलेक्ट कैसे होते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी के द्वारा। फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी इनके सिलेक्शन करती है चेयरपर्सन और मेंबर, चेयरपर्सन के और बाकी लोगों के, कि यूनियन गवर्नमेंट से कौन से 2 ऑफिसर आएंगे या कौन आएगा। इस कमेटी को हेड करता है कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरीज को ऐड करता है फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी को। ठीक है, ये सब फंक्शन होते हैं सेबी के, ये सब आप एक बार रीड कर लो, देख लो। ठीक है, तो लास्ट का जो टॉपिक है हमारा वो बचा है सेबी इन्वेस्टर चार्टर। तो जैसे मैंने कहा कि सेबी का काम क्या होता है, शेयर मार्केट में शेयर्स बेचना खरीदना, जो भी बंदा शेयर खरीद रहा है बेच रहा है उनका ध्यान रखना, इन्वेस्टर्स का ख्याल रखना। सेबी इन शेयर्स को रेगुलेट करता है, बॉन्ड्स को रेगुलेट करता है। तो सेबी ने एक चार्टर निकाला अपना, वो चार्टर ये था कि भाई सरकार कमिटेड है लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, सरकार कमिटेड है लोगों का पैसा प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उस चार्टर में कुछ ड्यूटीज थी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी गवर्नमेंट की। ठीक है, तो बस इतना आपको याद रखना है कि ये सेबी इन्वेस्टर चार्टर था। ठीक है, जैसे इसमें कुछ कंडीशन होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम है वो इतने दिन में सोल्व नहीं हुई, तो आप इस ऑफिसर को कंप्लेन कर सकते हो, सरकार आपके लिए ये कर रही है वो कर रही है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।